आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, इसको काफी मददगार साबित होगा। किसी भी चीज का अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, मतलब इसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आएगा। करंट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल भी मैक्सिमम ही है। इधर कैसे निकाला, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। बोलो सही है गलत? तो आप इसको यही एक डायग्राम को इंडिपेंडेंटली हर एक चीज समझ सकते हैं। ट्रांसफार्मर का बेसिक यूज क्या है बताइए? स्टेप अप करना पोटेंशियल को या स्टेप डाउन करना। अगर हमें हमारा सप्लाई घरों में चाहिए तो हमें स्टेप डाउन करना पड़ेगा क्योंकि हमें कम वोल्ट का चाहिए। ज्यादा आ गया भाई साहब, उड़ गए, ये उड़ गया, सब उड़ गए, सब जिंदगी में सब। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? तो आपके पास अभी जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट के लिए बहुत कम दिन बचे हैं। सर ये बात तो हमें भी पता है, तो आप क्या नई बात बता रहे? हाँ, तो इसी कम दिन का बेस्ट यूज करने के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए चीट सीरीज, जो कि आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, इसको काफी मददगार साबित होगा। जो कि ये टॉपिक थोड़े बहुत बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? सर हमें समझ में ही नहीं आता अल्टरनेटिंग करंट क्या है, सर आगे पीछे क्या है, कैसे समझे? अरे इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, मतलब डायरेक्शन अगर बदलता रहेगा तो आगे कैसे जाएगा सर? सही या गलत? तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में चलते रहते हैं। तो आज मैं बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा सिलेबस और बहुत सारे फॉर्मूलेज, इसमें जो भी यूज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो पूरे के पूरे आपको समझाऊंगा। तो कृपया इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से सुने और एकदम ध्यान से समझे। ओके, तो इसी के साथ सबसे पहले आप ये समझ लो कि एसी के एडवांटेज क्या है। जैसे एसी इज चीपर देन डीसी। एसी को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी में बाय यूजिंग रेक्टिफायर। एसी को डीसी में कन्वर्ट आप इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग रेक्टिफायर। इट कैन बी कंट्रोल्ड इजीली बाय चोक कॉइल, मतलब अगर हाई वोल्टेज है तो चोक कॉइल बीच में लगा दो, उसका वोल्टेज लो हो जाएगा। सही है गलत? इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विद नेग्लिजिबल at negligible power loss. At negligible power loss. It can be stepped up or stepped down with the help of transformer. Stepped up मतलब, stepped up मतलब कि जितना पोटेंशियल है उससे ज्यादा पोटेंशियल अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो उसे स्टेपिंग अप कहते हैं। स्टेपिंग डाउन मतलब मान लो हाई पोटेंशियल की एनर्जी आ रही है और सीधा घर में आ गई भाई, उड़ जाएंगे सब। तो आप बीच में ऐसा लगाते हो एक कॉलोनी के लिए एक ट्रांसफार्मर, तो वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, इसे हम कहते हैं स्टेप डाउन पुट। करेक्ट? तो इसके लिए हम कौन सा चीज यूज करते हैं? ट्रांसफॉर्मर। करेक्ट? तो इसी के साथ सबसे पहला कंसेप्ट जो इसमें आता है वो आता है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। मीन वैल्यू और कभी भी आप एवरेज निकालो, जैसे पी एवरेज निकालना है तो हमेशा एक चीज याद रखना, पी डी टी अपॉन इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। सही है गलत? ये हमेशा फॉर्मूला, मतलब एवरेज पावर इन टाइम टी, एवरेज पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एवरेज पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप किसी के भी रिस्पेक्ट में निकाल लो, जैसे हमें y का एवरेज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू m, y का एवरेज निकालना है लेट से विथ रिस्पेक्ट x का एवरेज निकालना है, जैसे x का एवरेज विथ रिस्पेक्ट टू लेट से, सॉरी इसको ऐसा लिख लो, m का एवरेज विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप सीधा करोगे m dx इंटीग्रल ऑफ dx। सही है? सीधा आप किसी का भी एवरेज किसी के भी रिस्पेक्ट में आप इसी तरह से निकाल लोगे। ये सिंपल एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। किसी भी चीज का अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। सही है? वैसे ही अगर अपन आरएमएस निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? स्क्वायर लेते हो, लेट से पावर का स्क्वायर ले लिया, फिर उसका मीन ले लेते हो। मीन निकालने के लिए आपने क्या फंडा यूज किया? इंटीग्रल डी, ये हो गया मीन। सही है गलत? फिर आप बोलोगे रूट, तो इसका रूट ले लोगे, तो क्या ये आपकी एवरेज, सॉरी ये आपकी आरएमएस वैल्यू आ गई? बोलो, क्या ये आपको आरएमएस वैल्यू मिल गई? क्या ये आपको आरएमएस वैल्यू मिल गई? बोलो सही है गलत? तो मैंने आपको एवरेज लेना भी सिखा दिया, एवरेज आरएमएस वैल्यू भी लेना सिखा दिया। इन जनरल एवरेज वैल्यू आपकी जो सॉल्व होके आती है वो आती है 2/π I0, मतलब 0.637,
और आरएमएस वैल्यू आती है आई नॉट बाय रूट टू, दैट इज 0.707। तो आरएमएस वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एवरेज वैल्यू से। मानते हो कि नहीं मानते हो ये चीज? करेक्ट। तो इसी के साथ अब हम पढ़ने वाले हैं आरएलसी सर्किट। तो आरएलसी सर्किट के द्वारा मैं आपको ये वाले सर्किट भी पढ़ा दूंगा, आरएल, आरसी, आरएल, आरसी प्योरली रेजिस्टिव, सही है, प्योरली रेजिस्टिव, ये सब सर्किट याद है। प्योरली इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव, सही है ना, प्योरली कैपेसिटिव। अब आपको ये देखो, ये तीन डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसमें। जैसे कि अगर आपको एक चीज मालूम है, प्योरली रेजिस्टिव, सही है, जो प्योरली रेजिस्टिव में सिर्फ रेजिस्टेंस रहता है और ये मान लो एसी सप्लाई है, तो इसके अक्रॉस वो ही पोटेंशियल रहेगा जो कि इसके अक्रॉस रहेगा। मतलब यहां पे आई जिस फेज में है उसी फेज में पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस रहेगा। मतलब इसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब अगर करंट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल भी मैक्सिमम ही है, अगर करंट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल भी मैक्सिमम ही है। वैसे अगर आप प्योरली कैपेसिटिव देख लोगे तो, प्योरली कैपेसिटिव देख लोगे तो देखो, आपको इसके डायग्राम में मैंने बताया हुआ है। तो जब करंट मैक्सिमम रहेगा तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस मिनिमम रहेगा, सही है गलत? अब लॉजिकली बात समझना कि पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस का जो पोटेंशियल होता है वो करंट से 90 डिग्री लैग करता है। वो करंट के फेज से 90 डिग्री को क्या करता है? लैग करता है। क्या करता है? लैग करता है। अगर आप प्योरली इंडक्टिव की बात करोगे, प्योरली इंडक्टिव की बात करोगे तो इंडक्टेंस के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर है वो करंट को लीड करता है 90 डिग्री से। वो क्या करता है? करंट को लीड करता है 90 डिग्री से। देखो, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर करंट को 90 डिग्री से लीड कर रहा है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर करंट को 90 डिग्री से लैग कर रहा है। मतलब यहां पे करंट 90 डिग्री से लीड कर रहा है, यहां पे करंट 90 डिग्री से लैग कर रहा है, सही है। और यहां पे करंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस के सेम ही फेज में है। मानते हो या नहीं मानते हो? तो इसी डायग्राम को अगर आप ऑब्जर्व करोगे आरएलसी में, तो अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर और पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, सही है। तो आप इसको आर के टर्म्स में भी ले सकते, एक्स एल एक्स सी, सही है। अगर आपका एक्सएल एक्सी से ज्यादा है, अगर आपका एक्सएल एक्सी से ज्यादा है तो इसका रिजल्टेंट डायग्राम कैसा बनेगा? एक्सएल माइनस एक्सी और ये आर और ये बनेगा इसका जेड, ये हो जाएगा इसका फाई। तो इसका जो पोटेंशियल है हियर, पोटेंशियल लीड्स करंट लीड्स आई बाय फाई, हियर पोटेंशियल लीड्स आई बाय फाई पोटेंशियल, सही है गलत? और वैसे ही अगर आप देख लोगे कि भाई साहब एक्सी इज देन, तो आई नीचे आ जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल और यहां पे जो जेड है ये फाई है। हियर करंट लीड्स पोटेंशियल बाय फाई, हियर करंट लीड्स पोटेंशियल बाय फाई। तो यहां पे देखो फेज डिफरेंस कैसे निकाला आपने? tan फाई इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। इधर कैसे निकाला? एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। बोलो सही है गलत? तो आप इसको यही एक डायग्राम को इंडिपेंडेंटली हर एक चीज समझ सकते। आप अगर इसका z देखोगे तो z क्या होगा? इंपेंडेंस। इसका इंपेंडेंस होगा यही, क्योंकि ये टर्म स्क्वायर है, एक्सी बड़ा हो एक्सएल बड़ा हो वैल्यू तो सेम ही है। अगर आप इसको एक और चीज से समझोगे कि जैसे एक्सएल को हम क्या मानते? ओमेगा एल, और एक्सी को हम क्या मानते? 1 अपॉन ओमेगा सी। तो आपने क्या देखा? आर एक्स एल और एक्स सी, करेक्ट। इसको हम बोलते इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको हम बोलते इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव
रिएक्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बोलो सही है गलत? यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसमें एक और केस है, इफ XL इज इक्वल टू XC, तो ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो भाई साहब इसका रिजल्टेंट सिर्फ R ही रहेगा और करंट ही रहेगा। मतलब ये सर्किट विल एक्ट एज, दिस सर्किट विल एक्ट एज प्योरली रेजिस्टिव, दिस सर्किट विल एक्ट एज प्योरली रेजिस्टिव। बोलो सही है गलत? अगर ओमेगा L इक्वल टू ओमेगा C है तो मैंने आपको यहां पे फॉर्मूला भी लिख के दिया है, आप खुद देख सकते हैं। ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC, और ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC। सही है गलत? तो ओमेगा आ गया आपका, और इसी को आप कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इसी को आप क्या कहते हो भाइयों? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। बिल्कुल ताकत से पढ़ना है, बिल्कुल एक भी फॉर्मूला मत भूलना। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा बाबा, मैं आपको बस एक रिवीजन गो थ्रू करवाने आया हूं, जो कि सबसे से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देगा। मैं आपका यहां टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि आओ बच्चों मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊं, क्योंकि अपने पास उतना टाइम है ही नहीं। मैं यहां पे आपको 10 से 20 मिनट के अंदर पूरा शॉर्ट रिवीजन दूंगा कि आपको एक बार का टॉपिक का अंदाजा तो हो जाएगा कि उससे आप अगर अब टॉपिक रिवाइज करोगे तो आप जो 2 घंटे में करते थे वो आधी घंटे में ही कर लोगे। ये है मेरा गोल कि आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देना। सही है? वैसे ही आप अगर फ्रीक्वेंसी देखोगे तो 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। अब दो चीजें आती, वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट क्या होता है? IRMS साइन फाई। वैसे ही वॉटफुल करंट IRMS कॉस फाई। ये जो फाई है, आप देखो इधर, अब आप लॉजिक समझो। एवरेज पावर इन RLC सर्किट में बताता हूं सब कुछ। एवरेज पावर इन RLC सर्किट क्या होता है? ERMS IRMS कॉस फाई। कॉस फाई को हम कहते हैं पावर फैक्टर। कॉस पाई को हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। कॉस फाई को हम क्या कहते हैं भाइयों? पावर फैक्टर। वैसे ही पावर फैक्टर क्या होता है? R/Z। और आपका पावर फैक्टर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, 0.9 से भी ज्यादा हो तो चलेगा। आपका पावर फैक्टर ज्यादा से ज्यादा चाहिए। पावर फैक्टर कम रहेगा तो एनर्जी का वेस्टेज ज्यादा है, समझ लेना ये चीज। वैसे ही अगर आप लास्ट टॉपिक इसका पढ़ने की कोशिश करोगे तो इसका लास्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आपका क्या करता है भाइयों? ट्रांसफॉर्मर का बेसिक यूज क्या है बताइए? स्टेप अप करना पोटेंशियल को या स्टेप डाउन करना? अगर हमें हमारा सप्लाई घरों में चाहिए तो हमें स्टेप डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कम वोल्ट का चाहिए। ज्यादा आ गया भाई साहब, उड़ गए, ये उड़ गया, सब उड़ गए, सब जिंदगी में सब उड़ गए। तो आप क्या करते हो? जैसे एक ये सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन, ध्यान से सुनना एक बार। ये होता है सॉफ्ट आयरन। इसके अंदर आप करंट फ्लो अगर करवाते हो तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड सॉफ्ट आयरन के थ्रू ट्रांसफर होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड सॉफ्ट आयरन के थ्रू ट्रांसफर होती है, और इसमें फ्लक्स जनरेट होने के कारण इसमें करंट जनरेट होता है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी करंट। तो ये बेसिकली कौन से कंसेप्ट पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये बेसिकली कौन से कंसेप्ट पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। सही है? यहां पे अगर आपने सप्लाई किया प्राइमरी करंट तो आपको जो करंट मिलेगा वहां पे वो है सेकेंडरी करंट। यही है हमारा आउटपुट, ये है हमारा आउटपुट। तो ये जो सेकेंडरी का पोटेंशियल है ES, और ये जो प्राइमरी है आपका EP। सही है? तो जो सेकेंडरी पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, और प्राइमरी पोटेंशियल है वो डिपेंड करता नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। सही है? ये समझ में आया कि नहीं आया? आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है भाइयों? ये भी चीज आपको समझना है। कम से कम टाइम में इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा हमें कंसेप्ट क्लियर करवाना है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? जितना पावर मैंने दिया उतना की उतना पावर अगर मुझे मिल गया बिना वेस्टेज के, तो ये है आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर। मतलब पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट। देखो इसको अगर आप ऐसे कन्वर्ट करोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। सही है गलत? बट आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता क्या हमारे जिंदगी में? नहीं, कोई भी चीज आइडियल देखने को अभी तक तो मिली
नहीं है। सही है, तो आप एफिशिएंसी निकालोगे तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। तो आउटपुट पावर क्या है, ESIS, इनपुट पावर क्या है, EPIP इंटू 100। ये है आपकी एफिशिएंसी। समझ में आया कि नहीं आया भाइयों? किसको किसको यहां तक पूरा टॉपिक समझ में आ गया है? तो यहां पे अपना टॉपिक खत्म हो जाता है। मैंने आपको गो थ्रू करवाया है 10 से 15 मिनट में, और कोशिश करिए ये एक बार लेक्चर देख के तुरंत उस टॉपिक की थ्योरी उठाइए और एक बार तुरंत पढ़ लीजिए। जो आपको 2 घंटे लगेंगे वो आपका इस लेक्चर देखने के बाद में आधी घंटे में हो जाएगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।